हेलो फ्रेंड्स, लॉ इको में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे थे। यानी हमने शुरू किया था 1858 से हमें 1947 तक जाना था कि 1858 में ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर काउंसिल एक्ट्स आए, फिर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919, जो अभी हमने लास्ट यहां तक डिस्कस कर लिया था, यहां तक। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, वैसे सारे स्टेप बाय स्टेप ही मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश क्राउन के पास आया, फिर उसमें कैसे गवर्नर जनरल्स गवर्नर्स का रोल था। वो सारा आपको प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देखने पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि ये जो पीरियड था, ये यहां पर बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की मांग हो रही थी। इवन अगर हम बात करें तो ये 1920s के आफ्टर बहुत ज्यादा रिफॉर्म की बात होने लगी थी। हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, एक्चुअली इसे गांधी एरा भी कहा जाता है, यहाँ पर गांधी जी एक बहुत बड़े मास लीडर की तरह इमर्ज हुए। रॉलेट एक्ट आने के बाद जो है इस पीरियड बहुत कुछ हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, चौरी चौरा हुआ, मतलब जितने भी आप एक लेमैन जितने भी आंदोलनों के बारे में सुनता है सबसे ज्यादा, वो सब इसी पीरियड में हुए लगभग। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पीक पर था, जहां पर ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी सत्ता झुकेगी, और वो झुकी भी। और उसी का परिणाम था कि एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसमें ये कहा गया कि जो फर्दर रिफॉर्म्स होंगे हमारे, वो क्लियरली उनका जो स्टेटस होगा वो होगा डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देने की बात की गई। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए कहेंगे। इसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमेटी बनाई गई, जिसमें आपने सुना होगा साइमन कमीशन गो बैक, बहुत चीजें इस पे भी मूवमेंट हुए और तमाम ऐसी चीजें हुई। तो स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया और सर जॉन साइमन को, किसको? सर जॉन साइमन को इसका हेड बनाया गया कि जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी थी उस पर कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। फिर इसी पीरियड में इस पीरियड में हमारे 3 राउंड टेबल्स हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई, जिसमें हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग डेलीगेट्स हमारे सारे गए। हमारे जितने यहाँ के प्रोमिनेंट ब्रिटिश टाइम में जो इंडियन लीडर्स थे, चाहे वो जिन्ना हो और तमाम, गांधी जी भी एक में गए, कांग्रेस ने कुछ में पार्टिसिपेट किया, कुछ में नहीं किया, एक्चुअली उसने सेकंड में ही किया। वो मैं एक जो राउंड टेबल पर एक सेपरेट वीडियो बनाई, क्योंकि फिर वो काफी लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक आपको ब्रीफ में बताता हूँ, ठीक है? तो राउंड टेबल हुई, उसके बाद एक उसमें सारे हमारे प्रिंस जो हमारे यहाँ के रूलर थे, राजा जो थे, जो इंडियन स्टेट्स के थे, वो सारे भी गए। तो एक काफी बड़े गैदरिंग हुई, सारे इंपॉर्टेंट लोग जिनको भी लगता था कि ये डेलीगेट्स इंपॉर्टेंट है, वो सारे गए वहां पर। काफी डेलिब्रेशन हुआ बहुत सी चीजों को लेकर के। तो उसकी एक जो है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई, और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में क्या हुआ कि उसकी जो रिपोर्ट्स आई, जो अमेंडमेंट्स हुए, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए, और हमारा जो इमर्ज हुआ एक्ट, वो इंडियन एक्ट 1935 वहां से इमर्ज हुआ। बिफोर गोइंग अहेड, कुछ चीजें मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो आपने देख लिया कि साइमन कमीशन कैसे रोल में आया। दूसरा, यहाँ पर जैसे अभी हमने 1919 में भी देखा था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात किसकी हो रही थी? मुस्लिम्स की, कि जो मुस्लिम हैं उनका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा, उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रॉल बनेगा। पर यहाँ आफ्टर द राउंड टेबल जो है एक वर्ड यूज होता है, कॉम्युनल अवार्ड्स। कॉम्युनल अवार्ड्स में क्या हुआ, जैसे
मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस में भी यूरोपियन क्रिश्चियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इन सभी के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। ये इस एक्ट में आया। मेजर फीचर्स में थे कॉम्युनल अवार्ड्स। कॉम्युनल अवार्ड आपको दो चीजें इसमें हमेशा याद रखनी है, सर जॉन साइमन कमीशन एंड कॉम्युनल अवार्ड। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपसे कभी भी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि साइमन कमीशन का क्या रोल था उसमें, जो अभी डिस्कस किया गया कि किस तरीके से वो पूरी कमेटी बनी, जो व्हाइट पेपर्स बनाए गए और रिपोर्ट आई। कॉम्युनल अवार्ड में क्या था, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन। क्रिश्चियंस में से यूरोपियन एंड इंडियन क्रिश्चियंस। यहाँ इन सबके लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। यहाँ पर क्या बात की गई कि ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा इनका, इनकी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मतलब सेपरेट इलेक्ट्रॉल होगी। तो अब हम आ जाते हैं मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी तक हमने देखा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे जो इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करते थे, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पूरा डिटेल से पढ़ा। यहां पर जो बात आई वो डायरार्की ऑफ गवर्नमेंट थी। कहां पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जहां पर हमने ये देखा था कि डायरार्की आ गई थी, द्वैत गवर्नमेंट आ गई थी। यहां भी बात करेंगे हम, पर कुछ चेंजेस हुए पुरानी से, रिफॉर्म्स में और मांगे हुई, तो ये कहा गया कि इसको और इसमें जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं हम इंडियंस का। तो यहां पर जो बात करी गई, एक इंपॉर्टेंट बात करी गई फेडरेशन की। फेडरेशन क्या था, फेडरेशन फेडरल स्कीम लाई गई। फेडरल स्कीम भी वही साइमन कमीशन का एक हिस्सा था, जो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनी थी, उसमें भी इसे रखा गया कि एक फेडरल स्कीम लाई जाए, जिसमें पहले यहां पर हमने देखा था कि ये दो व्यवस्था थी। जब हम 1919 देख रहे थे, पुराने वीडियो में आप देखिएगा, तो हमारे पास क्या था, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल में एंड प्रोविंशियल्स की। यहां पर एक फेडरेशन की बात की गई, जिसमें कहा गया कि इंडियन स्टेट्स, ध्यान रखिएगा, यहां पर कहा गया कि इंडियन स्टेट्स प्लस प्रोविंसेस इज इक्वल टू फेडरेशन। तो इन दोनों को जोड़ने की बात की गई कि जो इंडियन स्टेट्स थे, बट ये ऑप्शनल था। तो कोई भी रूलर, जो शासक था हमारा, रूलर जो थे उस समय, जो वहां थर्ड इसमें भी गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लंदन में, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वो इनवाइटेड थे, पार्टिसिपेट किया, डेलीगेट्स के तौर पर वो इनवाइटेड थे वहां पर वो कोई भी एग्री नहीं हुआ। इवन अ सिंगल किसी ने भी ये एग्री नहीं किया कि हम फेडरेशन का हिस्सा बनेंगे। तो क्या हुआ, फेडरेशन इज अ फेलियर, ये कभी बन ही नहीं पाई। तो यहां पर एक जो बात की गई थी फेडरेशन की, वो फेल हो गई। किसमें कहा बात करेगी, 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। दूसरी बात की गई थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में क्या था कि अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डुअल गवर्नमेंट थी, जो अभी मैंने यहाँ पर वैसे ही उसी फॉर्मेट में लेके चल रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ कौन था? गवर्नर जनरल, ठीक है, यहाँ पे थे गवर्नर्स। तो गवर्नर्स किसके लिए उत्तरदायी थे? गवर्नर जनरल्स के लिए। रिस्पॉन्सिबल कहाँ थे? गवर्नर जनरल्स। गवर्नर जनरल किसके लिए थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड क्राउन के लिए, जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश ताज था, उसके लिए, हिज मैजेस्टी की जो सरकार थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पर जब यहाँ पर ऑटोनॉमी की बात की गई, स्वायत्तता की बात करी गई, तो गवर्नर्स भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए और गवर्नर जनरल भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, जो पहले गवर्नर जनरल के लिए उत्तरदायी थे जो है। तो यहाँ पर प्रोविंस की ऑटोनॉमी की बात की गई कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो आएगी। दूसरा क्या था? डायरकी एट द सेंटर किया गया। डायरकी में क्या किया गया? सेंटर में डायरकी की गई, जिसमें दो तरीके की चीजें की गई। एक था कि सेंटर में डायरकी लाएगी, दो तरीके के सब्जेक्ट्स जो आप पहले प्रोविंस में भी सब्जेक्ट्स जो रिजर्व्ड एंड जनरल सब्जेक्ट्स की जो हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पर भी आया। कुछ चीजें जो थी वो गवर्नर जनरल के पास रखी गई, लेजिस्लेचर के पास नहीं रखी गई, जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स एंड चर्च रिलेटेड जो मैटर्स थे, उनके लिए स्पेसिफिकली जो है गवर्नर जनरल और उनके काउंसलर, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अगर आपको याद होगा कि गवर्नर जनरल कैसे चलाते थे, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के थ्रू चलाते थे। लास्ट वीडियोस अगर आप इसको ऐसे ही कॉन्टिन्यूएंस में देखेंगे तो सारी चीजें पहले बताई जा चुकी, कैसे गवर्नर जनरल इसको मैनेज करते थे। तो डायरकी में क्या कहा गया कि ये मैटर्स जो होंगे उसके लिए जो गवर्नर जनरल है वो अपने फ्री हैं, लेजिस्लेचर के लिए कोई जवाबदेही नहीं है उनकी किसी भी चीज के लिए, ठीक है, और वो उस पर असिस्टेंस किस लेंगे? अपने काउंसलर से, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर्स होंगे उनसे। रेस्ट मैटर्स के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसमें एडिशन हुआ वो हुआ लेजिस्लेचर की बात की गई। लेजिस्लेचर सेम अगर आप देखें तो लेजिस्लेचर में जैसे पहले भी ये बाई कैमरल पहले भी थी, बाई 1930, अगर हम इसमें देखेंगे 1919 में, तो वहां भी हमने बात करी है कि जो फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, दो यहाँ बाई कैमरल किया गया इसे, फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, दो हाउसेज में सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी हमारी उसको डिवाइड किया गया कि बाई कैमरल होगी। सेम प्रोविंशियल में भी किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जैसे जो 6 प्रोविंसेस थे उनमें बाई कैमरल किया गया और रेस्ट जो थे उसमें यूनी कैमरल किया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो दो किया गया। ये 6 प्रोविंसेस में ये बाई कैमरल थी एंड रेस्ट जो थे उसमें यूनी कैमरल रखी गई। तो मेजर ये था कि यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात की गई, सेलेक्टेड इलेक्शंस के थ्रू ये जो हमारी लेजिस्लेचर बनती थी वो इलेक्शंस के थ्रू बनने लगी। बट यहाँ भी वही जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो कुछ थी जो मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिफॉर्मेटिव नहीं हो पाया 1935, और जो डोमिनियन स्टेटस की बात थी वो भी फेल हो गई। रीजन क्या था कि हम यहाँ तो लोगों को बैठा रहे हैं, मान लीजिए हमने ये 2 सदन बनाए, आपको एग्जांपल्स के लिए मैं बताता हूँ, ये 2 सदन बनाए, ये चेयरपर्सन हो गए जो आज आप देखते हैं, ठीक है, ये हमारे लोग बैठे हैं इलेक्टेड, इनमें मेंबर्स हैं। बट गवर्नर जनरल को
और क्राउन को इतनी पावर थी कि ये फिर भी फ्रीली इंडिया के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो कहने को हमारे पास एक सिस्टम तो था कि जिसमें हम कह सके कि हमारे लोग वहां बैठते हैं, हमारे लोग का मतलब इंडियंस, इंडियंस बैठे हैं वहां, वो हम उन्हें सेलेक्ट करके भेज भी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पर उसका कोई जो है बहुत इंपैक्टफुल इफेक्ट नहीं दिखता था। रीजन क्या था कि आपको क्लियरली मेंशन करना है कि वीटो सबसे बड़ी चीज जो थी कि आप कुछ भी करें, कुछ आप वहां से पास भी करा ले गए तो वीटो, वीटो किसके पास था? गवर्नर जनरल एंड क्राउन, यानी वो वीटो कर सकते थे, किसी भी चीज को रोकने का उनके पास पूर्ण अधिकार था। कोई बिल पास हुआ पर उन्होंने वीटो कर दिया, वो नहीं होगा, ठीक है। सेम कोई भी डिस्कशन सस्पेंड कर सकते थे, कौन? गवर्नर जनरल। किसी भी बिल को लाने से पहले गवर्नर जनरल की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए था, ठीक है। तो तीन चीजें कर दी कि भाई आप कोई बिल अगर वो लाना चाहते अच्छा और उस पर डिसएग्री है गवर्नर जनरल तो आप नहीं ला सकते, ठीक है। आपने कुछ बना लिया, उन्होंने उसे रोकने के लिए वीटो कर दिया। आप कोई असेंबली बुलाना चाहते हो, उन्हें लगता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी वो किसी बिल के लिए ला रहे हैं, तो आप उनको मना कर देंगे जी, गवर्नर जनरल। एंड द मोस्ट लास्ट कि गवर्नर जनरल कोई भी लेजिस्लेचर बना सकते थे, मतलब उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कोई जरूरत नहीं थी, किसी भी हाउस की जो है उसकी परमिशंस की जो मिनिस्टर्स थे उसकी जरूरत नहीं थी, वो अपने हिसाब से कोई भी लेजिस्लेचर बना सकते थे। सो यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस पूरी तरीके से फेल हो गया। कहां पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। बट ये था कि चलो कुछ चीजें हुई, कुछ एक स्ट्रक्चर बना, डिजाइन बना, तो रिफॉर्म्स जो थे वो यहाँ पर रुके नहीं। इनफैक्ट 1935 के बाद रिफॉर्म बहुत तेजी से बढ़ गए, सारे मूवमेंट स्टार्ट हो गए, लोगों ने अब पूरी तरीके से स्वराज ही चाहिए, क्विट इंडिया, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत आंदोलन, सारी चीजें जो है 1935 के बाद बहुत तेजी से उभर करके आई। इसमें एक चीज और थी कि तीन तरीके की लिस्ट का प्रावधान किया गया, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन लिस्ट का प्रावधान किया गया। सिंपल था, लिस्ट का मतलब ये था कि कौन सी चीजें फेडरल लिस्ट में, फेडरल क्या देखेगा, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड मैटर, एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड मैटर, करेंसी से रिलेटेड मैटर, ऑब्वियसली ये फेडरल में डील होने थे, आज भी वही सिस्टम है, ये सारे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉर्मली डील करती है, तो वहां भी यही प्रोविजन था। प्रोविंशियल से रिलेटेड मैटर्स में था कि पुलिस हो गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विसेज हो गई, इस टाइप के जो प्रोविंस से रिलेटेड मैटर थे वो प्रोविंशियल लिस्ट में डील होते थे। और कॉन्करेंट लिस्ट ये थी कि जो सभी के लिए थे, जैसे क्रिमिनल एंड सिविल लॉ प्रोसीजर्स, वो तो यूनिफॉर्म होने चाहिए इंडिया में, तो वो अभी भी है, ठीक है। मैरिजेस एंड डिवोर्स, ये सारी चीजें, ये सारी कॉन्करेंट लिस्ट्स में से आती थी। इसमें प्रोविजंस भी थे कि कई बार अगर इमरजेंसी है, कुछ है, लगाई गई है, गवर्नर जनरल को राइट था प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का, तो उस सिचुएशन में गवर्नर जनरल हैव अ राइट टू प्रोविंशियल लिस्ट के जो वर्क्स थे, जो उसमें डेजिग्नेटेड थिंग्स थी, वो सारा गवर्नर जनरल कर सकते थे। कई बार दो स्टेट्स की बात आ जाती थी कि दोनों को मिल करके कोई चीज करनी है, तो वहां भी गवर्नर जनरल को अथॉरिटी थी। तो फ्रेंड्स, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो लास्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे एक तरीके से कि फाइनली हमें अपना कैसे अधिकार मिला, कि हम एक जो यहाँ पर सारी कमियां थी, यानी हमारे पास अधिकार नहीं थे, वो सारे अधिकार हम खुद कैसे ले सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।